ये ऊष्मा और तापमान का ये सेकंड भाग है ना। हम लोग पिछले भाग में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, तापमान क्या होता है, तापमान की इकाई क्या होती है, तापमान के प्रकार क्या होते हैं, संबंध क्या होते हैं उनमें, है ना। ये क्वथनांक, गलनांक, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि तापमान और ऊष्मा में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ऊष्मा क्या होता है। तो ऊष्मा पदार्थ की ऊर्जा होती है, ठीक है, कि कोई पदार्थ कितना गर्म या कितना ठंडा हो रहा है ना, उसको क्या कहते हैं, अपन ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। और वहीं पे कोई पदार्थ पे कोई आप ऊष्मा दे रहे हो, है ना, किसी पदार्थ को आप क्या कर रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो, ये ऊष्मा दे रहे हो, ठीक है। ये ऊष्मा देने की वजह से इस पदार्थ में ये पदार्थ कितना गर्म या कितना ठंडा हो गया है ना। तो ये इसका मापन अगर करके आप बता दो तो वो क्या हो जाएगा, इसका तापमान हो जाएगा, है ना। तो तापमान और ऊष्मा का पहला डिफरेंस समझ गए आप। दूसरा डिफरेंस क्या है, इनकी इकाई, है ना। तो इसकी इकाई क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे कि आपने पढ़ा डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर, है ना, इस तरह से सारे होते हैं, डिग्री केल्विन। और यहाँ पास इसकी इकाई क्या होती है, कैलोरी होती है। अब तीसरा अंतर देखते हैं। इसको नापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, तापमान को नापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, और ऊष्मा को नापने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पास चौथा पॉइंट बता रहा है कि ऊष्मा की मात्रा अलग अलग होने पर भी, चलिए इसको, इस पॉइंट को भी बता देते हैं हम। तो अब ये देखिए, यहाँ पास मैं दो पदार्थ ले लेता हूँ, दो पदार्थ ले लेता हूँ और दोनों को अलग अलग ऊष्मा देता हूँ, ठीक है। उन दोनों को अलग अलग ऊष्मा दे रहा हूँ तो भी हो सकता है कि दोनों में समान प्रकार का तापमान पैदा हो जाए, क्योंकि ये पदार्थ अलग अलग हैं, है ना। देखिए मान लीजिए कि ये लोहा है और ये क्या है, तांबा, ठीक। तो इसको हमने 200 कैलोरी हमने क्या दिया, हीट दिया, है ना, हीट दिया या उष्मा दिया, है ना। उसके वजह से इसमें तापमान कितना पैदा हो गया है, 100 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पे इसको हमने क्या दिया है, 250 कैलोरी हीट दी। उसके बाद जाके ये क्या हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस पैदा हुआ है। यानी कि देखिए, इसमें दोनों पदार्थों का तापमान क्या है, समान है, लेकिन यहाँ पर देने वाली हीट क्या है, यहाँ पर अलग अलग है ना। तो वही बोल रहा है कि उष्मा की अलग अलग मात्रा होने पर भी तापमान क्या हो सकता है, समान हो सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। और वहीं पे आपका ये उष्मा में क्या बता रहा है कि किसी वस्तु को गर्म करने पर तापमान बढ़ने या नहीं बढ़ने पर भी उसकी उष्मा की मात्रा अवश्य बढ़ती है। अच्छा, तो देखिए हो सकता है कि ये क्या है, कि एक कोई पदार्थ है ना, जो जिसको उष्मा देने पर भी इसका तापमान नहीं बढ़ रहा है ना। तो आप उष्मा तो दे रहे हो, है ना, यानी उष्मा की मात्रा तो इसमें बढ़ रही है, लेकिन इसके तापमान में कोई अंतर नहीं आ रहा है ना। तो यही चीज बता रहा है इसमें कि उष्मा की मात्रा बढ़ने पर भी, है ना, ये बढ़ रहा है, फिर भी इस वस्तु के तापमान में, है ना, इस वस्तु के तापमान में कोई अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इस वस्तु के तापमान में कोई नहीं, ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु के तापमान में कोई अंतर नहीं आ रहा है ना। ये पहले कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस में था, तो अभी 30 डिग्री सेल्सियस में ही है ना। इसमें उसमें बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि जो आप देखे होंगे, जो नॉन मेटल चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं अपन की कागज़, है ना, उसको अपन थोड़ा ताप देंगे तो हो सकता है कि उसको कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। यानी ऊष्मा की मात्रा तो उस कागज़ में बढ़ रही है, लेकिन वो जल नहीं रहा है या फिर उसके तापमान में कोई अंतर नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। और धीरे 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 अचानक से फिर वो क्या हो जाएगा, उसका तापमान बढ़ने लगेगा, है ना, और फिर बाद में वो जलने लगेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है शुरुआती दौर पे जब आप हीट दे रहे हो तब क्या हो कि उसके तापमान में कोई अंतर ना है उस कागज़ के, फिर स्पेसिफिक हीट देने के बाद फिर वो जाके वो क्या हो, उसके तापमान में अंतर आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को इसमें बता रहा है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया दोनों का। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में बोल रहा है कि दो वस्तुओं के अलग अलग तापमानों को जोड़कर मिश्रण का तापमान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
तो ये बोल रहा है कि दो वस्तुओं का अलग अलग तापमान, जैसे मान लो कि ये कोई लोहा है और ये कोई तांबा है ना, इसका कोई तापमान है 200 डिग्री सेल्सियस और इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इन दोनों को जोड़कर हमने एक मिश्रण तैयार किया, तो उसका तापमान हम ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, और वहीं पे अगर दो वस्तु है ना, और उस पे आपको पता है कि वो कितने उनकी ऊष्मा कितनी कितनी है ना। दो इसमें ये बता रहा है कि दो वस्तु हैं, ये दोनों वस्तु हैं, ठीक है, और इन दोनों वस्तुओं पर हम इनकी ऊष्माओं को जानते हैं कि इसमें कितनी ऊष्मा है। इसमें 250 कैलोरी ऊष्मा है, और इसमें कैलोरी में ही बोलते हैं, ठीक है ना, कैलोरी ऊष्मा है, और इसमें 400 कैलोरी ऊष्मा है ना। तो दोनों दोनों की ऊष्मा अगर ज्ञात करनी हो तो उनके मिश्रण का की ऊष्मा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर दोनों दोनों के ऊष्माओं का योग कर दें तो हम लोग कुल ऊष्मा यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऊष्मा, जब मिश्रण का ऊष्मा अपन निकालते हैं तो दोनों की ऊष्माओं का योग कर सकते हैं, लेकिन तापमान में जब हम लोग अलग अलग तापमान की वस्तुओं का मिश्रण का तापमान देखते हैं तो वहाँ बस वो तापमान वो उन दोनों का योग ही हो, ऐसा संभव हमेशा नहीं होगा, है ना। मतलब कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इसमें इम्पोर्टेंट रहता है कि ऊष्मा का योग होना ही होना है। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ऊष्मा के स्रोत क्या होते हैं? ऊष्मा के स्रोत आप जानते हैं, सूर्य, विद्युत, दहन, है ना, घर्षण, भूमिगत ऊर्जा, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये ऊष्मा के स्रोत हैं। ठीक है, अब ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है? पहला ही पॉइंट हमने पढ़ा था कि ऊष्मा के प्रभाव से, है ना, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन हो सकता है ना, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, उसमें वैद्युत परिवर्तन हो सकता है, उसमें प्रकाशीय प्रभाव पड़ सकता है, उसमें रासायनिक प्रभाव पड़ सकता है, उनके रूप में परिवर्तन हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऊष्मा के कारण बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, अब विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? ठीक, तो विशिष्ट ऊष्मा में क्या होता है? अब इसमें जो डिफिनेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से लग रहा है कि जो हम लोग प्रीवियस में कैलोरी की हमने डिफिनेशन देखी थी उससे एकदम जस्ट मिलता हुआ है। देखिए, इसमें भी वही बोल रहा है कि पदार्थ, अब उसमें क्या था, पानी को बताया गया था, है ना, कि पानी के 1 ग्राम, आप 1 ग्राम को ले लो और इसको 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो। इस दौरान में लगी हुई कुल ऊर्जा, है ना, वो क्या हो जाती थी? 1 कैलोरी को बताती थी। और यहाँ पास क्या बोल रहा है? यह ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम भार का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा केवल पानी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये अलग अलग पदार्थ की बात कर रहा है कि किसी पदार्थ का, अब वहाँ पास तो पानी का था, है ना, यहाँ पास क्या है? पदार्थ का, किसी पदार्थ का की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? उसके 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए जितनी, है ना, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब विशिष्ट ऊष्मा को निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं? इसका एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है पदार्थ के m ग्राम, है ना, तो m ग्राम आपने ले लिया है कोई पदार्थ का, है ना, और उसका तापमान आप क्या कर रहे हैं? टी डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और उतना ही पानी का, आप m ग्राम पानी का लेना है आपको, ठीक है, और पानी का, और उसका भी तापमान टी डिग्री सेल्सियस तक आपको बढ़ाना है। दोनों का जो अनुपात निकलेगा वही क्या होगा? उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा होगी। ठीक है, ये समझ में आया क्या? देखो, m ग्राम क्या लेना है आपको? पदार्थ का लेना है, और उसी पदार्थ का तापमान, तो मैं एग्जांपल ले लूंगा अभी, ठीक है, ये पदार्थ का और ये पानी का, ये दोनों, है ना, ये पानी का लेना है। तो मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि आपको मान लीजिए लोहे का आपको तापमान ज्ञात करना है, विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपके पास 1 किलो लोहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 1000 ग्राम क्या कर लेंगे? लोहा ले लेंगे, ठीक है, और 1000 ग्राम ही क्या करेंगे? पानी ले लेंगे। अब देखेंगे आप कि लोहे का जो तापमान है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस देखो, एक किलो ले लिया हमने लोहा, लेकिन किलो को आपने को ग्राम में लिखना है, तो क्या लिखेंगे अपन? 1000 ग्राम, ठीक है ना। 1000 ग्राम आपने लोहा ले लिया और उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता हुई, है ना, इन दोनों के बीच, है ना, ये समझ में आया कि नहीं? 1000 ग्राम लोहे का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई उसको नोट डाउन कर लिया आपने ऊपर, और 1000 ग्राम पानी का तापमान
100 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी उसको नीचे लिख लिए, है ना, और दोनों का अनुपात जो निकलेगा वही क्या होगा, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा होगी। ठीक है, तो उसी के अनुसार आपका यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है। जैसे कि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 0.10, है ना। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 0.22, है ना। लोहे का कितना होता है, 0.12। तांबे का 0.10 देख लिया आपने। पारे का कितना होता है, 0.03, है ना। और जल का कितना होता है, 1.00। क्योंकि 1 इसलिए आएगा क्योंकि ऊपर भी सेम रहेगा और नीचे भी सेम रहेगा, दोनों को अपने आप से कंपैरिजन करेगा तो वो तो 100% आएगा ही ना। ठीक है, हो गया, ज़्यादा डीप में मत जाओ। चलो, संवेद उष्मा, सेंसिबल हीट। ठीक है, तो ये बोल रहा है जब किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है एवं इसकी अवस्था ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में परिवर्तित हो सकती है। वह ऊष्मा जो किसी वस्तु के तापमान बढ़ने का कारण बनती है ना। तो ये बोल रहा है कि जैसे कि कोई वस्तु है, उस पर हमने क्या दिया, हीट दिया। ठीक है, तो इस देखो पूरा पूरा हीट इस वस्तु पे ट्रांसफर नहीं होता है ना। ये इसकी हो सकता है ये आपने 400 कैलोरी इसमें उष्मा दी हो, है ना। उसके बाद इसमें 250 कैलोरी उष्मा से ही यहाँ पास तापमान यहाँ पास पैदा हुआ हो, बाकी सब क्या हो गया हो, वातावरण में चला गया हो। जैसे कि आप देखो गैस में आप चढ़ाते हो कोई सामान को या फिर खाना बनाते हो, उसमें पूरी पूरी हीट बर्तन को ट्रांसफर थोड़ी होती है ना। वो क्या हो जाती है, कुछ वातावरण में चली जाती है ना। तो जितना हीट जो है ना, आप बर्तन को ट्रांसफर कर रहे हो, है ना, उसी को सेंसिबल हीट बोलेंगे। यानी जो जितनी हीट का यूज करके बर्तन क्या हो रहा है, अपने आप को गर्म कर रहा है ना, वही क्या होगी, संवेद उष्मा या सेंसिबल हीट उसको बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि विशिष्ट गुप्त उष्मा होती क्या है। तो विशिष्ट गुप्त उष्मा को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी पदार्थ का 1 kg द्रव्यमान लेना पड़ेगा और उस द्रव्यमान को आप क्या करेंगे, इतनी हीट देंगे, इतनी उष्मा देंगे कि ये अपनी अवस्था परिवर्तित कर दे, है ना। जैसे कि अगर ये द्रव अवस्था में है, जैसे मैं पानी ले लेता हूँ, 1 kg पानी ले लिया और उसको क्या कर दिया मैंने, इतनी उष्मा दी कि ये अपना अवस्था परिवर्तित करके ये अब अब ये क्या हो गया है, गैस में। अब ये गैस में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। ये देखिए ये गैस में परिवर्तित हो चुका है। तो ये अगर ये गैस में परिवर्तित हो गया यानी वाष्प में, है ना, वाष्प में परिवर्तित हो गया, तो ये जैसे ही देखिए ये द्रव से इस गैस में परिवर्तित होने के लिए जितनी भी उष्मा की आवश्यकता हुई है यहाँ पे, है ना, 1 kg द्रव्यमान के लिए, वही इस पदार्थ की क्या कहलाएगी, विशिष्ट गुप्त उष्मा कहलाएगी, है ना। अब विशिष्ट गुप्त उष्मा 2 प्रकार से हो सकती है। पहला क्या हो सकती है, वेपोराइजेशन, और दूसरा क्या होगा, संगलन, है ना। तो एक वाष्पीकरण की विशिष्ट उष्मा होगा, ठीक है ना। देख लीजिए, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, विशिष्ट गुप्त उष्मा, और दूसरा क्या होता है, संगलन। ठीक है, तो दूसरा होता है संगलन की विशिष्ट गुप्त उष्मा। अब जान लीजिए वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या होती है। जो अभी हमने एग्जांपल लिया वो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा का लिया है ना। तो इसमें क्या होता है, किसी यहाँ पास द्रव है और ये द्रव क्या हुआ है, इसको आपने जो द्रव लिया है और उसको आपने क्या कर दिया, इतनी उष्मा दी कि वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसको जितनी ऊर्जा की आपको, जितनी उष्मा की आपको आवश्यकता हुई, वो क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहलाएगी। ठीक, और मान लीजिए कि कोई बर्फ है ना, बर्फ को आप क्या कर रहे हैं, इतनी उष्मा दे रहे हैं कि ये द्रव में परिवर्तित हो जाए, है ना। तो ये अब क्या हो गया, गल गया, है ना। तो इसको बोलेंगे संगलन, है ना। तो अवस्था परिवर्तन हुआ ना, ठोस से अब द्रव में परिवर्तित हो गया, ठोस से अब किस में परिवर्तित हो गया, द्रव में, ठीक है ना, द्रव में परिवर्तित हो गया। तो अगर ये जितनी उष्मा की इसमें आवश्यकता पड़ेगी, है ना, उसको संगलन की विशिष्ट गुप्त उष्मा बोलेंगे, है ना। ध्यान रखना है कि विशिष्ट गुप्त उष्मा निकालते समय आपको 1 kg द्रव्यमान ही लेना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। फिर से मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। अगर पानी का मैंने एग्जांपल लिया है, पानी का, ठीक है, पानी की गुप्त उष्मा निकालनी है, आप क्या करेंगे,
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा निकालनी है तो क्या करेंगे, 1 kg द्रव्यमान ले लेंगे उसका और उसको इतना इतना गर्म करेंगे कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो जितनी ऊर्जा की, जितना ऊष्मा की आवश्यकता इस प्रोसेस में हुई है वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। और अगर मान लो यही पानी क्या है, बर्फ़ है, और बर्फ़ को हमने क्या किया, उसको इतनी ऊष्मा दी कि वो क्या हो गया, गल गया, है ना। तो जितनी आपको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी है इस दौरान में, है ना, तो उसको उसको क्या कहेंगे, संगलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहेंगे। ठीक है। अब देखिए जल की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है, वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 2257 किलो जूल पर केजी। और संगलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 334 किलो जूल पर केजी। ठीक है। अब कूलिंग डाउन, अब ये कूलिंग डाउन क्या होता है देख लीजिए। कूलिंग डाउन क्या होता है, जितना भी अपने आपने विशिष्ट गुप्त ऊष्मा निकाली है ना, तो उसका जस्ट उल्टा। जैसे वेपोराइजेशन वहाँ पास क्या हुआ था, ठोस से ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ था और द्रव से गैस में। ठीक है। तो जब ये द्रव से गैस में परिवर्तित हुआ था तो हम उसको क्या बोल रहे थे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोल रहे थे, है ना, 1 kg द्रव्यमान के लिए, 1 kg के लिए। ठीक है ना, 1 kg। अब यहाँ पास 1 kg क्या है, यहाँ पास ठोस है, ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है, इस दौरान लगी, है ना, ऊष्मा की मात्रा को हम लोग क्या बोलते थे, संगलन की गुप्त ऊष्मा बोलते थे। ठीक है। अब जस्ट इसका अगर विपरीत कर दें, यानी द्रव से ठोस में परिवर्तित जब हो और जब गैस से द्रव में परिवर्तित हो, तो यहाँ ऊष्मा देनी नहीं है, यहाँ ऊष्मा निकलनी है। ठीक है ना। तो गैस से यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर उल्टा बात करूं कि यहाँ पास ठोस लिख देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पास द्रव से ठोस में परिवर्तित हो रहा है और 1 kg द्रव्यमान ही ले रहे हैं हम लोग। 1 kg कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है ना, 1 kg पदार्थ का द्रव्यमान को द्रव से ठोस में परिवर्तित होते समय यहाँ पर जितनी ऊष्मा निकल रही है, या फिर 1 kg गैस के लिए, गैस से द्रव में परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊष्मा निकल रही है ना, उसको क्या कहेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बाहर निकल रही है यहाँ पर। और यहाँ पास क्या कह रहे हैं, यहाँ पास संगलन की गुप्त ऊष्मा बाहर निकल रही है ना। तो इसको कूलिंग डाउन बोलेंगे। ठीक है ना, इसका जस्ट उल्टा जो होगा वो कूलिंग डाउन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना कीजिए। तो यहाँ पास सीधा सीधा है कि 1 किलोग्राम के लिए जितनी विशिष्ट ऊष्मा लगती है, तो 5 किलोग्राम का निकालने के लिए आप 5 का इंटू कर दोगे, है ना। तो 1 किलो, देखो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा हमेशा 1 kg में बताई जाती है। तो 1 kg में आपको यहाँ पास दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 334 किलो जूल पर केजी, है ना। यहाँ यहीं पास दिया हुआ है, किलो जूल पर केजी, यानी 1 kg में कितना है ना। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, 1 kg में कितना, 334 किलो जूल है, तो 5 kg में कितना होगा, 5 गुणे 334 किलो जूल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको इंटू करोगे तो। ठीक है। अब विशिष्ट ऊष्मा क्षमता देख लीजिए। किसी भी पदार्थ के तापमान में, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को इस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा क्षमता बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है, 4.187 किलो जूल, 7 लिखा है ना, किलो जूल, सॉरी, किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। आपको जल का, स्टील का, तांबे का, इस तरह से आपको याद रखना है। आज के लिए इतना काफ़ी है।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।